नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2022 का प्राथमिक स्तर पर जो पेपर हुआ था 3 जनवरी 2022 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट का पेपर देने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले मोड में अगर आपका पेपर हो तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, सीटेट के अंदर इस बार भी प्रीवियस क्वेश्चन जो ऑनलाइन मोड में हुए थे वो काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। 1, सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चों की एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। 2, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। 3, का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लाया जा सकता यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। या फिर 4, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के क्षेत्रों का ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यानी कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विकास विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामा कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। 1, घुमावदार। 2, विशिष्टता। 3, अधोगामी। या फिर 4, शीर्षगामी। तो दोस्तों, इस प्रश्न के क्षेत्रों का ऑप्शन हमारा थर्ड यानी कि अधोगामी। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 1, शैशवावस्था। 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था। 3, मध्य बाल्यावस्था। या फिर 4, किशोरावस्था। तो दोस्तों, इस प्रश्न के क्षेत्रों का ऑप्शन हमारा सेकंड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। 1, परिवार। 2, मीडिया। 3, धार्मिक संस्थाएं। या फिर 4, विद्यालय। तो दोस्तों, हमारे फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया, सेकंड ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के क्षेत्रों का ऑप्शन हमारा सेकंड यानी कि मीडिया और धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय, ये हमारे सामाजिकरण की द्वितीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। 1, क्रमबद्धता। 2, संरक्षण। 3, सकर्मक अनुमान। या फिर 4, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो दोस्तों, इस प्रश्न के क्षेत्रों का ऑप्शन हमारा थर्ड यानी कि सकर्मक अनुमान। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। 1, प्रतिवर्तन। 2, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। 2, अमूर्त चिंतन। या फिर 4, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो दोस्तों, इस प्रश्न के क्षेत्रों का ऑप्शन हमारा फर्स्ट यानी कि प्रतिवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोल्बर के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। 1, पारंपरिक चरण। 2, अपारंपरिक चरण। 3, उत्तर पारंपरिक चरण। या फिर 4, पूर्व पारंपरिक चरण। तो दोस्तों, इस प्रश्न के क्षेत्रों का ऑप्शन हमारा सेकंड यानी कि अपारंपरिक चरण। नेक्स्ट, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। 1, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। 2, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन व अवलोकन करना। 3, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। या फिर 4, आवश्यकताओं के अनुसार पाठ का प्रयोग। तो दोस्तों, इस प्रश्न के जो क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यानी कि
अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया? 1. सहकर्मी सहयोगिता, 2. सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, 3. रटकर याद करने पर बल, या फिर 4. गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इस प्रश्न से तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यानी कि सहकर्मी सहयोगिता। नेक्स्ट, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? 1. कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। 2. अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। 3. कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। या फिर 4. विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यानी कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। नेक्स्ट, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? 1. जीन पियाजे, 2. हार्वर्ड गार्डनर, 3. लेव वाइगोत्स्की, या फिर 4. लॉरेंस कोलबर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर का ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यानी कि हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? 1. जेंडर प्रासंगिकता, 2. जेंडर भेदभाव, 3. जेंडर रूढ़िवादिता, या फिर 4. जेंडर स्थिरता। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थी को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? 1. योगात्मक, 3. मानक संदर्भित, 3. रचनात्मक, या फिर 4. मानकीकृत। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यानी कि रचनात्मक। नेक्स्ट, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को 1. वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। 2. ज़्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। 3. भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। या फिर 4. एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यानी कि भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को 1. केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। 2. समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। 3. अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। या फिर 4. अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन दिए हैं हिंदी वाले पोर्शन में तो इसमें चारों ऑप्शन हमारे गलत दिए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर होगा हमारा दोस्तों यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन हमारे यहाँ ठीक होंगे। जो हिंदी वाले पोर्शन में ये नहीं दिए, इंग्लिश वाले पोर्शन में ये सही दिए हैं। तो इसका ऑप्शन मैं मानूंगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर हमारे ठीक होंगे। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक को शिक्षा को समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को जल्द पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षक द्वारा किया गया यह कार्य 1. पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। 2. यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। 3. विद्यार्थी को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। या फिर 4. सभी विद्यार्थियों को समान सम्मेलन
को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। नेक्स्ट, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? 1. कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। 2. विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। 3. पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ यानी ढकने के लिए अधिकृत विषय वस्तु जोड़ देना। या 4. विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा सेकंड, यानी कि विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? 1. स्पर्शिक ग्लोब। 2. छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। 3. दृश्य पठन सॉफ्टवेयर। या 4. ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा सेकंड, यानी कि छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये हमारा एक कथन दिया है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ शिवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। उसका तर्क दिया है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो सही विकल्प चुने हमारा। तो इसका ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट दिया हमारा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड दिया ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड दिया हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ दिया हमारा ए और आर दोनों सही हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? 1. अपसारी चिंतन। 2. अभिसारी चिंतन। 3. अमूर्त चिंतन की योग्यता। या 4. नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सेकंड दिया हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। थर्ड दिया हमारा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। और फोर्थ दिया हमारा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा थर्ड, यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन था हमारा? तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन दिया हमारा, एक सृजनात्मक बालक में हमारे अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता गुण मौजूद होते हैं। या अभिसारी चिंतन हमारे नहीं होते। नेक्स्ट, फिर एक कथन दिया दोस्तों, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और इसका कारण दिया है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड दिया ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। थर्ड ऑप्शन दिया ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा ए और आर दोनों सही हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम को इस्तेमाल कर रही है? 1. निगमनात्मक। 2. आगमनात्मक। 3. अनुकरणात्मक। या 4. प्रतिस्पर्धात्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा सेकंड, यानी कि आगमनात्मक। नेक्स्ट, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? 1. स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण। 2. विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत। 3. मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों को भत्सरना। या 4. मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा 4, यानी कि मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। 1. खेलकूद। 2. घर। या 3. कक्षा कक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हमारा
फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड दिया हमारा सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा केवल थर्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारे तीनों ठीक हैं। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट हमारा खेलकूद, घर और कक्षा कक्ष, ये सभी चुनाव दोस्तों बच्चों के अधिगम को कर पाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। दोस्तों मुद्दों पर फर्स्ट दिया दोस्तों हमारा मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ठीक है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है दोस्तों हमारा। थर्ड दिया हमारा समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी ठीक है दोस्तों हमारा। और चौथा दिया हमारा हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया को इस्तेमाल पर बल देना, तो ये ठीक नहीं है हमारा। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। एक, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, नहीं। सेकंड दिया दोस्तों हमारा पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। थर्ड दिया है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। या फिर 4, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। तो दोस्तों 1, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा है। सेकंड दिया हमारा अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है। थर्ड दिया हमारा त्रुटि अधिगमकर्ताओं की संकलनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। या फिर 4, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर का ऑप्शन हमारा सेकंड, यानी कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां एक लज्जाजनक कार्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का एक उदाहरण है। 1, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। 2, नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। 3 दिया है दोस्तों हमारा सितारा अपने स्वयं संतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। या फिर 4, अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर का ऑप्शन हमारा सेकंड, यानी कि नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। 1, प्रतियोगिता और संज्ञान। 2, संज्ञान और संवेग। 3, आनुवंशिकता और निष्पादन। या फिर 4, आनुवंशिकता और वातावरण। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर का ऑप्शन हमारा सेकंड, यानी कि संज्ञान और संवेग। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। 1, शिक्षक निर्देशित। 2, सहपाठी द्वारा निर्देशित। 3, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। या फिर 4, स्वयं निर्देशित। तो दोस्तों इस प्रश्न से उत्तर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्वयं निर्देशित। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले हमने 2011 से लेकर अब तक के जो सीटेट के पेपर हुए हैं वो सभी मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पेपर से पहले उन्हें ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस बार भी सीटेट में प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। तो मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।